हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 का, वही आज आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज जो होगा ये शुरू किया था और आज पढ़ने वाले हैं 23 सितंबर। इसका सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हुआ था 12:30 से 2 बजे तक, ये बीच में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो भी आप लोग अभी तक पढ़े हैं उसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। यदि सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल V2 मैथ्स पे जाइए, वहाँ आपको PDF मिलेगा और वहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। वैसे NTPC का 7th फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन में, और इसके बाद ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जो है अपना पढ़ाई थोड़ा बहुत कम करके रखें, तो अब जोश शोर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है उसके तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम ने 15 मिनट देर से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए यानी समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना पड़ रहा है। तो इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी बता दीजिए। पहला क्वेश्चन से है, देखिए आसान सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग रेशियो से करते हैं। यहाँ स्पीड और यहाँ टाइम, ये जान रहे हैं कि वो दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी वही है, चाहे वो 45 के स्पीड से चले चाहे वो 54 के स्पीड से चलेगा तो उतना ही दूरी। तो जब दूरी कांस्टेंट रहता है तो देखिए स्पीड शुरू में 45 था, ये 54। जब दूरी कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा 54 और यहाँ हो जाएगा 45। अब जब कटाएंगे तो ये 9 छक्का 54, 9 पंचे 45, कौन से रेशियो में आ गया? 6:5 में। अब बोला है कि 15 मिनट देरी से शुरू करता है, 15 मिनट देरी से। तो देखिए पहले वो जो शुरू करता था यानी उससे 15 मिनट देरी, डिफरेंसेस कितना है? डिफरेंसेस है 1 यूनिट, और इसी का वैल्यू दिया है 15 मिनट। इसी का वैल्यू 15 मिनट दिया है, क्योंकि पहले जैसे 6 यूनिट में जाता था तो अब 5 यूनिट में उसको जाना पड़ रहा है। 1 यूनिट का देरी किया और 1 यूनिट का देरी किया, इसका यहाँ दिया हुआ 15 मिनट। तो टोटल जो सो शुरुआत में कितना चला था? वो 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट का जब वैल्यू हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 मिनट, 90 मिनट। और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 आवर, ये तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो देखिए जब टोटल वो कितना चला? 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट, और कौन से स्पीड से चल रहा है? 45 किलोमीटर पर आवर से। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीपल टाइम, यही होता है ना। तो स्पीड क्या है? 45, और टाइम क्या होगा? टाइम 1.5 घंटा। अच्छा 1.5 घंटा को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/2 घंटे, कि नहीं लिख सकते?
बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा किलोमीटर में। अब आप लोग देख लीजिए कटाकर कितना हो जाएगा, 135/2 किलोमीटर, और फाइनल आंसर होगा 67.5 किलोमीटर। टोटल रहीम को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 67.5 किलोमीटर। समझ में आ गया, आसान सवाल था। बस इसको रेशियो से बनाना है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप रेशियो मेथड यूज कीजिए, सबसे आसान होता है। डिफरेंसेस जो होता है वो ले लीजिए, बाकी आपका आंसर सामने रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज से 1/3 क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है, ठीक है। देखिए यहां हम लिखे त्रिभुज, त्रिभुज का साइन लिख देते हैं, और यहां लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, इसका साइन, ठीक है। बोल रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है, समांतर चतुर्भुज के आधार का 9वां हिस्सा है। मतलब यदि समांतर चतुर्भुज का आधार जो है, इसका आधार 9 होगा, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा, एक होगा, 9वां हिस्सा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज से 1/3 क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 3 गुना है। चाहे उल्टा बोले कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगाएं, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 1, गुना ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग स्मॉल h से लिखते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई को, बराबर, बराबर क्या होगा कि इसके क्षेत्रफल का 1/3 है इसका क्षेत्रफल, तो 3 से गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, कैपिटल H लिखें, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि इन दोनों के ऊंचाई का रेशियो बता दीजिए। तो पहले त्रिभुज का पूछा गया है कि पहले समांतर चतुर्भुज का, पहले त्रिभुज का पूछा गया है। तो यहां से लिखते हैं, ये h यहां रहने दें और ये h को यहां ले आते हैं, 9×3 = 27 और 2 और जाके गुना हो जाएगा 54, और नीचे कुछ नहीं 1, तो h रेशियो h क्या आ गया 54/1, और ये आपका आंसर है 54/1, ठीक है। तो ये जो सो बिल्कुल जैसा कहा था क्वेश्चन, बिल्कुल उसके अनुसार जाना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको ध्यान से समझना होगा कि आखिर कह क्या रहा है। नहीं तो यदि नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, दोबारा पढ़ना होगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका आंसर बिल्कुल बहुत आसानी से आ जाएगा। समझ में आ गया ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि मानिए कि पेन का कीमत 10 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो गया, तो उसका मूल लागत के साथ नया लागत का अनुपात बता दो। पेन का कीमत 10 रुपया है, बढ़ के 15 रुपया हो गया, तो उसका मूल लागत कितना था, उसका रेशियो, और जो अभी नया लागत है उसका रेशियो क्या होगा। देखिए कितना आसान सवाल है, 10 से बढ़ के 15 हो गया, तो मूल लागत और नया लागत का रेशियो तो यही होगा ना, कटा देंगे 5 से, तो आंसर ये। देखिए कौन सा सवाल दे दिया है, तो कुछ कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल आ रहा है। तो अच्छे लेवल के सवाल में थोड़ा मेहनत करना है, ये सब सवाल तो कोई भी कर सकता है ना, कि इसमें भी डाउट्स होगा।
होना नहीं चाहिए। और यदि डाउट्स हो रहा है तो सोच लीजिए आपका मैथ बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 लड़के कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि 6 पुरुष और 7 लड़के उस काम को 9 दिन में करता है। तो बता दीजिए कि लड़कों द्वारा किए गए कार्य और पुरुष द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या संबंध है। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। 3 पुरुष प्लस 5 बॉय, यही है ना, 3 पुरुष और 5 बॉय, ये काम को 15 दिन में करता है। तो इसको गुना कर देते हैं 15 से, और सेम काम है क्योंकि ये दोनों मिलके 15 दिन में करेगा, तो वही काम 6 पुरुष और 7 बॉय मिलके कितना दिन में कर लेगा, 9 दिन में करेगा। ठीक है, अब रेशियो यहां से निकाल लेंगे हम लोग दोनों का इफिशियंसी का। तो यहां से हो जाएगा, कटेगा 5 बार में और ये 3 बार में। अब गुना करेंगे, 15 मेल प्लस 25 बॉय इक्वल टू 18 मेन प्लस 21 बॉय। अब यहां से निकालते हैं, 25 बॉय माइनस 21 को इधर ले आए, और यहाँ 18 मेन माइनस 15 मेन। अब यहां से हो जाएगा 6 बॉय इक्वल टू, और 6 नहीं 4 बॉय है ना, 4 बॉय इक्वल टू 3 मैन और बॉय का रेशियो यदि निकालना है तो निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन में संबंध पूछा है तो संबंध जो सो ऑप्शन में ये सही दिया हुआ है कि 4 लड़कों का किया हुआ कार्य बराबर 3 पुरुषों का किया हुआ कार्य। ठीक है, तो संबंध पूछा है तो यहां से कर दीजिए। आगे समझ में, सिर्फ आपको क्या करना है कि दोनों का इफिशियंसी निकालना है। जब भी इफिशियंसी, हाँ, इस तरह का यदि काम पूछा जाए कि बता दो कि, अब फिर से अगला एक और डाल दे कि 5 मैन और 8 बॉय मिल के उस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी इसका निकाल लेंगे और किसी एक में रख के उसके बाद आगे का प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन इसमें से पूछा गया है कि दोनों का बीच का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यहाँ है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है, तो ट्रेन 15 मिनट में टोटल कितना दूरी तय करेगा। देखिए कितना आसान सवाल है। उसका स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछ रहा है 15 मिनट में कितना चलेगा, कैसे निकालेंगे आप लोग। तो देखिए पर आवर मतलब 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट में 144 किलोमीटर। तो मिनट से आपको निकालना है कि सीधे 15 मिनट लिख दें। 15 मिनट में 144 बटे, देखिए यहाँ 4 से भागा हो रहा है तो यहाँ भी 4 से भागा करेंगे, तो 4 से जैसे भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी 36 किलोमीटर। कितना चला 36 किलोमीटर। वो आदमी यानी वो ट्रेन 15 मिनट में 36 किलोमीटर चला। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिक स्टोर ऑनलाइन स्टोर के रूप में बताना चाहता है, तो वो अपने जो सो इसकी यानी बदलने के लिए वो 1 लाख रुपया का पूंजी जो सो आवंटित करता है। शुरुआत में वो IT फॉर्म के साथ चर्चा करने के बाद 50,000 रुपया लगाता है, और फिर 6 महीना तक 6% करके जो सो प्रत्येक महीना अतिरिक्त सहायता राशि वो मतलब देता है। जैसे समझना है क्वेश्चन को कि 1 लाख रुपया इनिशियल पूंजी वो उसके पास है, अब 50,000 रुपया वो लगा दिया ऑनलाइन दुकान खोलने में, और अब जो पैसा बचा है तो उसका 6% प्रत्येक महीना बढ़ाते जा रहा है। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है कि इस गतिविधि में 6 महीने बाद कितना राशि बच जाएगी, शेष कितना प्रतिशत राशि। ठीक है, तो देखिए शुरू में वो कितना लगाया था, 1 लाख, तो ये उसका पूंजी था, इतना वो सोचा था, लेकिन वो लगाया कितना, 50,000। अब जो सब बच गया क्या उसके पास, बच गया 50,000, और प्रत्येक महीना 6,000 रुपया करके वो 6% करके 6 महीना तक दिया, मतलब एक महीना में 6%, तो 6 महीना में कितना, 36%। मतलब जो ये शेष राशि है इसका 36% वो लगाया, तो इसका 36% कितना हो जाएगा, इसका 36% सीधे निकालें तो यहां से हो जाएगा 36%, कुछ ये होगा। अब जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,000 रुपया, मतलब 50,000 रुपया यहाँ वो लगाया और 6 महीना में 18,000 और लग गया, तो उसके पास टोटल कितना लग गया, 68,000। ठीक है, और अब उसके पास कितना बच गया, जब 68,000 को बाहर निकालेंगे तो उसके पास बचेगा 32,000, 32,000 बचेगा ना, तो ये 32,000 रुपया उसके पास बच गया। अब ये 32,000 कितना प्रतिशत है, तो 1 लाख यदि 100% है तो 32,000 कितना होगा, 32%। ठीक है, आसान सवाल था, सिर्फ सवाल देखने में बड़ा है लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या कहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है चलिए सवाल कुछ ये है, दिया हुआ है कि ये दोनों जो सो इसका मतलब गुणनखंडन है। ठीक है, ये दोनों का गुणनखंडन ये है, मतलब सीधे समझ लें कि जब गुणनखंडन है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये इसको 0 कर दे तो x बराबर क्या लिख देंगे, 2। ये 2 जो है x बराबर, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, माइनस है ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और गुना 4 16, फिर यहां हो जाएगा प्लस 2a ये है प्लस b, ठीक है, बराबर 0। अब यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस 8 इक्वल टू 0। फाइनली यहां लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 8। पहला इक्वेशन यहां आया। अब दूसरा इक्वेशन यहां से लिखें, a क्यूब यानी 8 हो गया, माइनस a स्क्वायर 4 और इसके साथ ये, फिर प्लस bx 2 और b प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 और 8 16 हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं 16 माइनस 4a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब इसको पूरा उठाकर इधर ले लें तो लिखे 16 बराबर 4a प्लस 2b। अब 2 को कॉमन कर लें तो यहां हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 16, 2a प्लस b इक्वल टू 8। अब यहां देखें
जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको 1 और 2 ले लें, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कहीं गलती हुआ है क्या? अच्छा, ये जब ये साइड जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4, लेकिन ये जो प्लस है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4, ये बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 8 16, ठीक है। और b प्लस में b माइनस में जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो ये बराबर क्या आ गया, ये बराबर 4 आ गया, ठीक है। जब ये 4 आ गया तो b क्या होगा, यहां से रख लीजिए, 4 दूना 8, तो b की जगह 0 होना चाहिए, मतलब a और b यही पूछा है ना, तो 4,0, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? देखिए ये सवाल थोड़ा सा था कि वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन था, और थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान रखना है, नहीं तो जैसे प्लस माइनस में अभी क्या हुआ था कि जल्दबाजी में ध्यान नहीं रखने के कारण आंसर आपका नहीं आ पाएगा सही से, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है। अब आप इसे ऑप्शन मेथड से करो, चाहे जो भाग विधि है उससे कर लीजिए, जो बेटर आपको लगे, ठीक है। ऑप्शन विधि सबसे आसान होता है। जैसे ऑप्शन लिखा हुआ 4 ऑप्शन, क्या क्या लिखा है, 67, 57 और 63 और एक 59, यही है ना ऑप्शन। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट से पहले करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट 7 7 49, 9 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा, तो ये तीनों तो होगा नहीं, 9 9 81, इसका 1 आएगा, तो आंसर ये ऑप्शन से कर लीजिए, सबसे आसान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सवाल कुछ ये है, ठीक है, और इसको करना है। देखिए सबसे आसान है, पहला काम क्या करते हैं, रैकरिंग का करेंगे। जब रैकरिंग का करेंगे तो ये क्या होगा, 32। अब यहां से भाग करेंगे तो 32 भाग 128 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब 30 में से 4 को घटाएंगे, 30 में से 4 को घटाएंगे, यानी ये छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम हम लोग कर रहे हैं पहले। 30 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 26। ये छोटा ब्रैकेट का काम खत्म। अब उसके बाद आएंगे, यहाँ 4 का क्यूब क्या हो जाता है, 64 माइनस 26। जब 64 माइनस 26 करेंगे तो कितना होगा, 38, यानी यहाँ आ जाएगा 50 में से 38 घटेगा, 50 में से किसको घटा दें, 38, तो बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ 12 हो गया, फाइनली मेरे पास आ गया 84 भागा 12, 7। आंसर ये 7 है। आ गया समझ में? एक बार क्वेश्चन हमने लिखा और उसके बाद बार बार लिखने से अच्छा है कि सीधे यहीं से करते हुए निकल गए,
प्रोसेस से आपको बनाना है तो प्रोसेस से बिल्कुल पहले इसका काम कीजिए, यहाँ तक सेम उतार देना है, फिर अगला भाग का काम कीजिए, ठीक है। वो बोर्ड मास का प्रोसेस आप लोग जानते होंगे। तो क्या करना है कि जनरली टाइम बचाने के लिए आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार लिखने से अच्छा है कि टाइम सेव करना ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल में हम लोग आएंगे। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान बता दो। अच्छा देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जनरली घनत्व जो होता है, एक बार हिंट करके निकल जाते हैं, जनरली घनत्व जो होता है जितना 1/3 हिस्सा डूबा हुआ है ना, 1/3, और वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कितना ज्यादा है, n गुना ज्यादा, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू सेम वही होता है जो ये हिस्सा डूबा होता है, ठीक है। तो आंसर आपका सेम होगा 1/3, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन सामने आ गया तो बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि एक गांव में 15% जो सो महिला है और बाकी पुरुष है, तो पुरुष कितना है 272। अब ये बता दीजिए कि 15% जब महिला है यानी वीमेन है, तो मेन कितने होंगे, मेन 85% होंगे, और यही 85% का वैल्यू ये दिया है, तो टोटल जनसंख्या को x मान लेते हैं। और पूछा क्या है कि गांव की कुल जनसंख्या क्या है, तो यहां से आप आसानी से निकाल लीजिए, कटा दीजिए 17 का टेबल में 5 बार में, ये 20, एक बार में 6, आपका आंसर हो जाएगा 320। उस गांव की जनसंख्या क्या है 320। आसान सवाल है, प्रतिशत का था, ठीक है। ऐसे सवालों में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला सवाल में हम लोग पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है एक यहां दिया हुआ समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये पूरा लाइन को x दिया है, पूरा x। बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, ये भी दे दिया है 5 और BC दिया है 5। तो x का मान के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो आंसर देने के लिए जो भी है, क्योंकि आंसर पूछा नहीं, बोला है कि आंसर देने के लिए दो कथन दिया हुआ, क्या दोनों सही है, यानी ए और बी, तो बिल्कुल दोनों है, क्योंकि ये दोनों के बिना इसका निकालना मुश्किल है, ठीक है। ऐसे होगा क्या, आप लोग निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ भी 25, फाइनली 50 आएगा, और इसको रूट में जब डालिएगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 2√5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन चाहिए, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सवाल कह रहा है सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिला, उसने 15 रुपये के टॉफी खरीदी, उसके माँ ने उसे 30 रुपया दिया और उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो बता दो कि सीमा के पास कितने रुपये हैं। देखो ये सब सवाल तो आप लोग क्लास 3-4 में भी पढ़े होंगे। सवाल है उसके पापा उसको 50 रुपये देते हैं, उसकी मम्मी उसको 30 रुपया देती है, टोटल उसके पास 80 रुपया हो जाता है। वो 15 रुपया का टॉफी ले लेती है और 42 रुपया उसका भाई ले लेता है, टोटल ले कितना लिया 57 रुपया। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो हो गया 23 रुपया, और यही उसके पास बचा हुआ है ना। ये सवाल पढ़ना है, आंसर लिख देना है। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं ग्रुप डी में। चलिए अगला सवाल में हम आएंगे। बोल रहा है कि एक तालाब में 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
देखिए यहां से बिल्कुल हम देखेंगे, ये तालाब मान लेते हैं, ये तालाब मान लेते हैं। बिल्कुल यहां से हम एक पक्षी यहां कुछ उड़ रहा है, ऐसे देखेंगे, ठीक है। यहां से देखेंगे ये 60 मीटर ऊपर है, मतलब ये तालाब से 60 मीटर ऊपर जगह पे ये आदमी है। तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है, ये 60 मीटर होगा। आगे बोला गया है कि उसी बिंदु से पानी के अंदर पक्षी का प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इसी बिंदु से, यही बिंदु से जहां से वो पक्षी को देख रहा था, तो पक्षी का प्रतिबिंब कुछ यहां बनेगा। अब यहां बनेगा तो यहां से उसका अवनमन कोण, ठीक है, ये अवनमन कोण कुछ ये बनाता है, ठीक है। ये तो ये 60 डिग्री है। जब ये 60 है तो यहां आप इसको 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60, ये 90 है, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा। तो आपको दो वैल्यू मिल गया, ये 30 अच्छा से लिख देते हैं, अभी इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको दो वैल्यू मिल गया है। आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए कि पक्षी तालाब से कितने ऊपर में उड़ रहा है। ये तालाब है पॉइंट, यहां से पक्षी यहां उड़ रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जब ये 60 है तो ये भी 60 आप लिख सकते हैं, यहां से यहां तक, यहां भी 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो आप शॉर्ट वैल्यू जानते हैं, जिससे 30 डिग्री देखते ही लिख दें कि पूरा tan थीटा का यूज करते हैं। आप शॉर्ट वैल्यू यदि जानते होंगे तो ये जानते हैं कि 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3, तो उससे निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, इसको x मान लें और यहां से यहां h मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जानते हैं कि tan 30 डिग्री यहां से इक्वल टू p/b, p है 60 और b है x। tan 30 का वैल्यू आपको पता है 1/√3, 60/x, x यहां से निकलेगा 60√3, ये 60√3 तो ये भी हो गया 60√3, ठीक है। अब जब ये है तो यहां से फिर से tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 में क्या होगा इस बार, ये त्रिभुज में देख लीजिए, tan 30 में होगा p/b, p है h और b क्या है 60√3। अब tan 60 जो होता है 1/√3 होता है h और 60√3, ये √3 गया, h इक्वल टू क्या हो गया 60 मीटर। देखिए ये भी 60 मीटर हो गया, ये 60 है और ये पहले से 60 था, तो कुल कितनी ऊंचाई पे पक्षी उड़ रहा है, 60 + 60 120 मीटर ऊंचा पे, 120 मीटर ऊंचाई पे पक्षी उड़ रहा है। समझ में आ गया यहां तक? आपको सिर्फ जैसे क्वेश्चन कहा गया उसके अनुसार सॉल्व करते जाइए, आंसर आपके पास होगा, ठीक है। अब अगला सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि 2.4 से 0.5 निकालने और परिणाम, अच्छा एक जोड़ घटावे, 2.4 से 0.15 निकालेंगे और फिर परिणाम में क्या जोड़ देंगे 7.5, तो बता दो क्या होगा। ये तो जोड़ घटावे, यहां से जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9.9, उसमें से 0.15 निकाल दीजिए बाहर, फाइनली आपके पास हो जाएगा 759 और आपका आंसर, ठीक है। तो ये सब सवाल आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ये सब सवाल में। अगला एक दिया है, आपको वैल्यू पहले से दे दिया है और गुना दिया है, सिर्फ पॉइंट आपको बैठाना है कि 123 गुना 356, इसका वैल्यू पहले से ही दे दिया है
ये, ठीक है। और आपको पूछा 1.23 गुना 35.6, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए नंबर तो वही है ना, सिर्फ हमें पॉइंट बैठाना है। पॉइंट कहाँ बैठाएंगे, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 डिजिट के बाद। पॉइंट हमेशा हम लोग बैठाते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसको गिन लेते हैं, ठीक है। और फाइनली गुना करने के बाद जो आता है उस उतना डिजिट पीछे करके पॉइंट बैठा देते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल में आते हैं हम लोग। अब ऐसे ऐसे आसान भी सवाल आ जाता है, ये सिर्फ शायद कुछ ज्यादा आसान सवाल लोग का है। बोल रहा है कि एक टेस्ट में चंदन जो है 45 में से 16 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। उससे एक और परीक्षा देनी है और पास होने के लिए उसे कुल 48% अंक चाहिए। और दूसरा जो है सो होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। वो 45 में से 16 मार्क्स लाता है, ठीक है। और अगला 80 होगा, 80 में उसको कितना लाना चाहिए ताकि कुल जो होना चाहिए, कुल पास के लिए 48%, कितना प्रतिशत लाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यदि यहां से निकालें तो कुल कितना है 125 मार्क्स का एग्जाम, उसमें 48% में पास होगा, प्रतिशत निकाल लेते हैं। 4 बार में, 5 बार में, 12 यानी 12 पंचे 60, टोटल 60 मार्क्स लाना है। 16 तो ये ले आया पहले, तो और उसको कितना चाहिए, और चाहिए 44 मार्क्स। और क्या चाहिए, 44 मार्क्स। अब देखिए ऑप्शन में आपको 44 भी नजर आएगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या हुआ, जल्दबाजी में 44 जैसे आया टिक करके आप आ गए आंसर, लेकिन ध्यान से पढ़ना है कि इसमें प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो 44 जो है सो 80 का कितना प्रतिशत है, निकाल दीजिए। 55%, ठीक है। उसे और कितना, जो अगला एग्जाम देगा वो तो 55% मार्क्स उसको लाना पड़ेगा, तब जाके उसका मार्क्स हो जाएगा 48, ठीक है। आगे समझ में कि नहीं आया, चलिए। हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल बहुत आसान है, प्रतिशत निकालना दिया है 4000 और इसका आप 62% निकाल दो, 62.5%। तो ये सब सवाल तो आप लोग कर ही लोगे, है ही नहीं सब सवाल में कुछ, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए 62% का वैल्यू आप जानते हैं 5/8 होता है, ठीक है। तो 4000 गुना 5/8, 8 पंचे 40, हो गया 2500, ये आंसर, ठीक है। इतना आसान है। अब इसके बाद है अगला सवाल, सवाल कुछ ये है, ठीक है। ये दिया हुआ है और कुछ बताया गया कि जो ये है 27 + x, 31 + x, 89 + x, 107 + x और 156 + x, इसका जो सो माध्य 82 है। तो माध्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, सबको क्या करते हैं
जोड़ देते हैं और उसका जितना टोटल नंबर है उससे भाग कर देते हैं, तो सीधे 82 है और यहाँ भाग करेंगे तो इधर आके गुना होगा। फाइनली जो हो जाएगा जोड़ेंगे तो कितना होगा, $410 प्लस x, कितना x है, 1 2 3 4 5x, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 410 गुना करने पे 410 ये भी होगा माइनस 410 बराबर 0, तो x का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 0, x बराबर 0 आ गया। अब बोला गया है कि ये जो नीचे दिया हुआ है इसका आप माध्य बता दो, ये जो नंबर दिया है इसका माध्य बता दो। तो माध्य के लिए अभी बताएं कि क्या करना है कि सबको जोड़ के और टोटल जितना है उससे भाग करेंगे। तो x तो अब 0 आ गया, तो उसको काउंट सीधे करेंगे नहीं, सीधे लिखते हैं 130 प्लस 126 प्लस 68 प्लस 50 प्लस 1, और टोटल 5 है ना, तो 5 से भाग करेंगे। क्या हो गया, 1 और 8 9 और 6 15 का 5, बाकी 1 रहा, 5 और 6 11 और 2 13 और 3 16 रे बाकी 17 रहा, 1 2 रे बाकी 3, जब कटाएंगे तो 75। तो ये संख्या का माध्य कितना आ गया, 75। आ गया समझ में, आसान सवाल है। अब अगला हम लोग आएंगे, आगे है कि 23 मीटर की कोर वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच में, अच्छा पार्क में 3 मीटर की चौड़ाई के 2 रास्ते इसके केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। और बोल रहा है कि ₹1 पर डेसीमीटर स्क्वायर की दर से बजरी बिछाने का खर्च कितना होगा। एक वर्गाकार पार्क है, 23 मीटर करके है, ठीक है, 23 मीटर करके है पूरा। अब इसके बीचों बीच सड़क ऐसे बना दिया गया है, ऐसे दोनों तरफ, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ये सड़क का चौड़ाई 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। तो बता दो कि इस पे खर्च कितना आएगा इसमें बजरी बिछाने का। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको देख के आयत जैसा लग रहा है ना, लंबाई और ये 3 मीटर चौड़ाई होगा, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई होगा, तो दोनों सेम है। तो क्या लिखें, 2 गुना यानी ये दोनों मिलाकर लंबाई यानी 23 गुना चौड़ाई 3, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हुआ। इसके बाद देखिए ये वाला हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, ये वाला क्या किए, 2 बार काउंट किए, तो इसमें से एक तो बाहर निकालना होगा ना, तो 3 3 3 का एक स्क्वायर बना, ये स्क्वायर का एरिया बाहर निकालते हैं, यानी 3 गुना 3, तो हो गया 69 गुना 2, क्या हो जाएगा 69, तो इसलिए 69 गुना 2 माइनस 9, 138, कितना हो जाएगा 69 है ना, 138 माइनस 9, 129 मीटर स्क्वायर। ये एरिया का हम लोगों को निकालना है कि टोटल कितने खर्च लगेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि 1 dm स्क्वायर का ₹1 लगता है, ठीक है। तो 1 dm स्क्वायर बराबर क्या होता है, मीटर में यदि चेंज करें तो 1/100 dm स्क्वायर, हाँ ये मीटर में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹1। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर यदि बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ₹100। टोटल 129 मीटर स्क्वायर है, तो 129 पे 00 जो भी होगा रुपया, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो गया 129 पे 00 और रुपया। आ गया समझ में कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि ये दोनों रास्ता का लंबाई यानी क्षेत्रफल निकाल लिए, और उसके बाद ये जो बीच में एक स्क्वायर बना था ये 2 बार काउंट हो गया, इसमें भी निकाल रहे थे उस समय भी हो गया और इसमें भी निकाल रहे थे तो उस समय भी हो गया, तो उसमें से एक को बाहर निकाल देंगे।
एक को बाहर निकालेंगे वर्गाकार जैसा, तो बाहर निकल गया। अब जो बच गया वही क्षेत्रफल पे क्या किया जाएगा, बजरी बिछाया जाएगा। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस आ गया समझ में। चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, और आपका x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कटा दीजिए, कितने बार में कटेगा आप लोग देख लीजिएगा कटा कर भाग विधि से। ये लगभग आएगा आपका 4.87, जो भी आपका है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कटाने वाला आप इसको आसानी से कटा सकते हैं, इसमें है ही नहीं कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहा है 10 साल पहले मुरली अपने बेटे की उम्र से 3 गुना था, ठीक है। 10 साल पहले मुरली की उम्र उसके बेटे सतीश की उम्र से 3 गुना था। 10 साल बाद मुरली का उम्र सतीश की उम्र का 2 गुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बेटा सतीश और यह मुरली। सतीश का उम्र x है 10 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक है। तो मुरली का उम्र x है। अब हो रहा है 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद क्या होगा, बोल रहा है कि यानी यहाँ 10 साल पहले, ये डेड लाइन है, तो यहाँ से 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो इसका उम्र क्या हो जाएगा 3x प्लस 10 और 10 20, और इसका उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 20। अब बोल रहा है कि मुरली जो है अपने बेटे सतीश से अब 2 गुना हो गया है, तो क्या करें बराबर कर दें और यहाँ 2 गुना। आगे का प्रोसेस करेंगे, 3x प्लस 20, 2x प्लस 40, इधर ले आएंगे, 3x में से 2x जाएगा x, और 40 में से 20 जाएगा 20, यानी ये जो 10 साल पहले वो सतीश 20 का था, उसका पिता 60 का हो गया। अब पूछा गया है कि बता दो उसके अभी वर्तमान उम्र का रेशियो क्या होगा। तो 10 साल बाद यानी कि 10 साल पहले ये उम्र था, तो ये अभी उम्र क्या आ जाएगा 60 और 10 70, और इसका उम्र 30, रेशियो 7:3, और ये आंसर आपका, ठीक है। आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं। बोल रहा है बिना उलेटे एक घन के संभावित फलकों की संख्या बताइए। फलक किसको कहते हैं, और ये देखिए जैसे मान लिया जाए घन बनाए हम लोग, ये देखिए घन। अब इसमें कितने फलक देख सकते हैं, यदि रखा हुआ रहेगा तो कितने फलक देखा जा सकता है, 1 2 3 4 और 5। जैसे ध्यान से देखिए इसमें फिगर है, एक यहाँ देख सकते हैं 2, एक ये देखा जा सकता है 3, ये देखा जा सकता है 4, और एक इधर वाला देखा जा सकता है 5, यदि कहीं रखा हुआ है तो ये कुल मिलाकर हम लोग 5 फलक देख सकते हैं। यही आंसर है। जैसे यहाँ देखिए इसको देखेंगे तो ऐसे रखा हुआ है, अब बिना कुछ पलटे कितना फलक देख सकते हैं, एक ये 2 3, और इधर ये साइड पीछे साइड 4, और एक ये 5, तो 5 फलक आप लोग देख सकते हैं। आ गया समझ में। ये सब जो सो रीजनिंग का सवाल में आता है जनरली। अब अगला सवाल हम लोग आते हैं, बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, और नंबर दिया हुआ है क्या 15x³ y का पावर 4,
पावर 4 और एक है 12x² y का पावर 5। ये 2 नंबर है और बोला जा रहा है कि आप एलसीएम निकालिए। तो देखिए एलसीएम निकालना सबसे ज्यादा आसान है इसमें, कि जो आपको क्या दिख रहा है, पावर दिख रहा है, तो बड़ा वाला पावर लेना है। जैसे यहाँ क्या है, x में पावर यहाँ 3 है, यहाँ पावर x में 2 है, तो बड़ा वाला क्या है, x का पावर 3। यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 5 है, तो बड़ा वाला x का पावर 5। और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। और ये आपका हो गया आंसर। आप ऐसे याद रखिए। अच्छा, एक और तरीका है एलसीएम का, इसमें होता है कॉमन फैक्टर मल्टीपल रिमेनिंग फैक्टर। आप ये फॉर्मूला निकालिए। अब ये फॉर्मूला क्या है, जैसे देखिए ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों को कटा दे, तो 3 से दोनों कटेगा, कॉमन फैक्टर 3 हो गया। और क्या है, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो x² दोनों में मिलेगा। यहाँ y का पावर 4 है, यहाँ y का पावर 5 है, यानी y का पावर 4 मिलेगा। ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब इससे मल्टीपल करेंगे, बच क्या गया, तो यहाँ बच गया 3 निकाल लेंगे बाहर, तो 5 बच गया। और क्या बच गया, x 3 था, 2 x निकाले तो एक और x बच गया। इसका काम खत्म, क्योंकि y 4 था तो 4 निकल गया। अब यहाँ देखिए 12 है तो 3 निकाले थे, तो यहाँ 4, x² तो निकल गया, तो ये नहीं होगा। और y 4 निकाले हैं और यहाँ 5 है, तो यहाँ 4y हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 60, फिर से x³ y का पावर 5। तो आप चाहे ऐसे याद रखें, चाहे ये फॉर्मूला से रखें, ठीक है। दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 25। इसमें कह रहा है कि एक खेत की माप जो सो क्या दिया है, 69 गुना 90 मीटर, यानी लंबाई 69, अच्छा लंबाई 90 और चौड़ाई 69 होगा। और इसके परिधि के अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक कंक्रीट का पगडंडी बनाया गया है। तो बता दो कि पगडंडी टोटल कितना जगह लेगा, कितना एरिया है पगडंडी का। तो देखिए जो भी है 90 69, ठीक है। अब इसके अंदर एक पगडंडी बना है, ये पगडंडी बना है और ये 3 मीटर करके है, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर चारों तरफ। तो सबसे ये बोल रहा है कि इसका एरिया बता दो, ये जो दिख रहा है चारों तरफ, ये पगडंडी, इसका एरिया बता दो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें 2 आयत नजर आ रहा है, एक बड़ा वाला आयत और एक छोटा वाला आयत। बड़ा वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई तो दिया है, छोटा वाला का पैर निकालेंगे और फिर बड़े आयत के क्षेत्रफल से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो छोटे आयत का लंबाई क्या होगा, ध्यान से एक बार देखिए, ये पूरा 90 मीटर है, 3 इधर और 3 इधर, 6 मीटर एक्स्ट्रा निकल गया, तो लंबाई क्या बच गया, 84 मीटर। और फिर इसी तरह चौड़ाई भी बिल्कुल 3 मीटर यहाँ निकला, 3 मीटर यहाँ, तो 69 में से 6 जाएगा तो 63 मीटर चौड़ाई। अब हमें पगडंडी का क्षेत्रफल पूछा है, तो निकाल दीजिए, क्या होता है, यानी इंटू बी फॉर्मूला होता है ना, 84 गुना 63, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, कर लेते हैं एक बार गुना, क्या हो जाएगा,
ये। अब जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 रहा, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ क्या रहा 1 रहा, 11 में से 2 9, जो भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया हो गया, टोटल इतना एरिया वो परिदंडी घेरेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि ए बी और सी 3 पाइप है, ए और सी जो सो इनलेट पाइप है और बी आउटलेट पाइप है। पूरा टंकी को 7 और 10.5 घंटा में ये दोनों भर सकते हैं, ये और सी। लेकिन बी जो सो एक ऐसा है जो ये इतना घंटा में खाली कर सकता है। ये इनलेट है दोनों और ये आउटलेट है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। पहले टंकी का कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं। कैसे? एलसीएम तीनों का लेंगे, कितना आएगा देखिए 7, 10.5 और 5.25, तो ये इसका डबल है। 5.25 का डबल 10.5 है, और 10.5 और 7 का एलसीएम क्या आपको कौन सा टेबल लग रहा है कि नजदीक में कट जाएगा? तो लग रहा होगा 21। 7 से भी आता है, 10.5 से भी आएगा, और जब 10.5 से आएगा तो इससे भी आएगा। तो ये टोटल 3 भाग भरेगा, ये 2 भाग भरेगा, लेकिन ये इसका डबल और फिर डबल, यानी ये 4 भाग खाली कर देगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसका 2/3 भाग, तो आखिर इसका 2/3 भाग क्या हो जाएगा? 14। अब इतना भरने के लिए इसको कितना घंटा लगेगा? तो तीनों मिलकर एक साथ कितना काम करेगा? 3, 2, 5 में से 4 गया, एक काम करेगा ना, 1 से भाग करेंगे तो 14 घंटे। पूरा 2/3 भाग को भरने में 14 घंटा लगेगा। आ गया समझ में? सवाल आसान है, तो ऐसे सवाल को आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहा तब। चलिए अगला सवाल है कि 2 अंकों की वह संख्या जिसमें अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर नया अंक जो मिलता है उसका अंतर 27 है। तो दोनों अंकों का दोनों संख्याओं का योग भी दिया है 9 है। तो संख्याओं का क्रम बदलने पर संख्या का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम और संख्या, ठीक है, एलसीएम क्या होगा? देखिए ये दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर, हम संख्या मान लें x और y, ये इकाई यदि है तो ये दहाई, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 10x माइनस प्लस y, संख्या ऐसे ही होगा ना। अब इसको उल्टा देंगे, यानी संख्या एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस एक्स। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि 27 आएगा। ठीक है, और x प्लस वाई तो पहले ही बता दिया है कि x प्लस वाई कितना होगा 9 होगा, ये पहले बता के रखा है। अब इसमें से इसको घटाएंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 27। आपका हो जाएगा 10 में से x गया 9x, फिर इसी तरह माइनस 9y इक्वल टू 27। 9 कॉमन कर लें, x माइनस वाई इक्वल टू 27, x माइनस वाई इक्वल टू 27/9 बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3 आ गया, और x प्लस वाई बराबर 9 आया। तो दोनों को जोड़ दे तो x और x 2x हो गया, प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, 9 और 3 12 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 बराबर 6, x 6 आ गया। अब जब x 6 आया तो y कितना आएगा, y 3 आएगा। अब बोल रहा है कि इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो 6 और 3 इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो। इसका एलसीएम 6 और 3 का कितना होगा, अब ये भी नहीं निकाल सकते हो, ये तो हो ही जाएगा। आंसर आपका 6 आ गया। ठीक है, अगला सवाल में हम लोग बढ़ेंगे। इसमें देखिए 25 से ज्यादा सवाल है, तो
और कोई शिफ्ट में 25 से कम सवाल था, जैसा सवाल रहेगा उतना करना है। अगला सवाल जो है, और आज का शायद ये लास्ट सवाल है, हाँ 28 सवाल है टोटल। लास्ट सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। चलिए ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की एक भुजा की ऊंचाई का अनुपात बता दो। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल उसका आधा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है ये है वर्ग, इसका आधा ये है, मतलब यदि इसमें 2 से गुना कर दें तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यही है ना। तो क्या होगा, 2 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, भुजा को चलो x मान लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसके भुजा को ये मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर, कटा देंगे 2, रेशियो जब लिखेंगे x स्क्वायर और इसको ले आते हैं यहाँ नीचे, ये स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लेकिन ऊंचाई बोला गया है, ये x क्या है, x तो भुजा है ना, ऊंचाई बोला गया है, तो ऊंचाई के लिए आप लोग ये जानते होंगे कि क्या होता है, जो है सो ये होगा 2/√3h, इसको h बोल देंगे, h, ठीक है, h है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये स्क्वायर बराबर 2/√3। अब आगे क्या होगा, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4/3 h स्क्वायर, और यहाँ होगा ये स्क्वायर 2/√3। अब इसको एक जगह लिखते हैं, ये 3 यहाँ से ना होकर यहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, और 4 यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3, और यहाँ 4 × √3 से √3 बार में कटा, ये 2 बार में, तो h स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √3/2। तो आपको पूछा h/a बता दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो पहले रूट है और इस पे एक और रूट डालेंगे तो 4 अंदर में आ जाएगा और नीचे √2, ठीक है, और ये आपका आंसर। रेशियो में कहा गया होगा तो रेशियो में आप आंसर दीजिए, और नहीं तो ऐसे कहा गया तो ऐसे आंसर दीजिए। आपका आंसर पहले किसको कहा गया है, अच्छा त्रिभुज का, तो त्रिभुज वाला ये था और ये, ठीक है। रेशियो में कहा गया है तो रेशियो में आप ऐसे ले सकते हैं, और यही तो आंसर है। आगे समझ में, आगे पीछे जो भी है आपका आंसर में ऑप्शन में उल्टा दिया है, पहले √2 दिया है, फिर बाद में √4 √3 दिया है। तो ओवरऑल आपका टोटल इसमें 28 क्वेश्चन था और पूरे सवाल हो गए। अब आपको क्या करना है कि ऐसे सवाल को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जाके जो आपका टेलीग्राम चैनल है V2 मैथ्स, उस पर जाके आप क्या कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो है रेलवे का इस बार ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो लेवल कुछ यही आने वाला है, क्योंकि वो अपना रिपीट करेगा लगभग अभी तक SSC हो चाहे रेलवे हो, जनरली क्या होता है कि वो अपना प्रीवियस ईयर को ज़्यादा रिपीट करता है, तो फोकस कीजिए ऐसे सवालों पे, ठीक है। और आप फेसबुक पेज V2 मैथ्स ये भी सर्च कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमसे। कोई भी डाउट्स होगा तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन होगा तो वहाँ आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है।